हेलो एंड वेलकम टू स्टूडियो टॉक्स। स्टूडियो टॉक्स में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के एक बहुत ही सीनियर लीडर जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इन्होंने कभी भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। कांग्रेस चाहे किसी भी पोजीशन में हो हिंदुस्तान में, पर पंकज डोगरा ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने हमेशा कांग्रेस का दामन थामे रखा। मैं स्वागत करता हूं पंकज डोगरा जी का हमारे स्टूडियो टॉक्स के आज के इस अंक में। धन्यवाद संजीव जी। और आज के इस एपिसोड में अपने स्टूडियो पर बुलाने के लिए आपका मैं धन्यवाद भी करता हूं, और आपका ये सब पूरा खूबसूरत सेटअप बनाने के लिए, हमारे इस कठुआ को आगे ले आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू पंकज जी। पंकज जी, मेरा चूंकि यहाँ पर अब विधानसभा चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं, सबसे पहले मेरा प्रश्न ये रहेगा आपसे कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो हैं वो अनाउंस हो गए। कांग्रेस किस बात का वेट कर रही है, कब तक अनाउंस होंगे कैंडिडेट? देखिए, कांग्रेस एक बड़ी जमात है और हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ा विश्वास रखते हैं। और हम लोगों ने पहले ब्लॉक स्तर पर हमारी प्रक्रिया रहती है कि वो लोग जमीन से जुड़े हुए हों, जो जमीनी कार्यकर्ता और रहे हों, जिन्होंने संघर्ष किया हो। पहले ब्लॉक कमेटी से एक पैनल हमारा वहाँ पे आता है, और उसके बाद वही पैनल जिला कांग्रेस कमेटी का अगर कोई साथी छूट गया हुआ है, उसमें एडिशन या कुछ साथी कुछ हम लोग देखते हैं साफ सुथरी शरीर के हों, जिन लोगों का अतीत संदिग्ध ना रहा हो, या ये लोग अपने इलाके की सेवा कर सकते हो और कांग्रेस की नीतियों पे आगे चल सकते हो, और जनता का समर्थन भी जिन्हें प्राप्त हो। इन सब चीज़ों का आकलन करके जिला कांग्रेस कमेटी उसको एक पैनल बना के अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेज देती है। और फिर उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग उस पर रहती है, और उस पर वो पूरा पैनल डिस्कस किया जाता है। और उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, हम लोगों के ऑब्जर्वर आते हैं और कैंडिडेटों से मिलने की प्रक्रिया रहती है। तो सारी बात बताने का आपको ये मतलब रहता है कि हम लोगों का एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ताकि कोई भी कार्यकर्ता जिसके मन में ख्वाहिश हो कि मुझे भी अपनी विधानसभा को सर्व करना है या मुझे भी सेवा करनी है, तो उसका पूरा आकलन किया जाता है और उसी के बाद ही अनाउंसमेंट की जाती है। और दो एक दिन का आगे पीछे हो सकता है, और हम सब लोग इस चुनाव के लिए काफ़ी लंबे अरसे से 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। 10 साल के बाद और जल्दी ही आपको दो एक दिनों में एक बारी जो फर्स्ट जो इसका फेज के जो उम्मीदवार हैं, तो कल उसकी लास्ट डेट थी। कल हमारे प्रदेश के पूर्व प्रधान गुलाम अहमद मीर साहब, और उसके बाद हमारे वकार शेरवानी, ऐसे हमारे बड़े सीनियर नेता पीर जादव मोहम्मद सईद साहब और बहुत से साथियों ने कल जो फॉर्म भरे हैं। तो ऐसे ही ऐसे ऐसे दूसरे दौर के चुनाव होंगे या तीसरे जो इसका अपना स्टेज है, तो ऐसे ऐसे सूची आपको मिलती जाएगी और सर्वप्रथम आप ही से शेयर की जाएगी। इसका मतलब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं पंकज जी की विद इन डेज। हाँ, विद इन डेज। वो तो जो सेट नाम है उससे पहले हमें फॉर्म भरने भी हैं, और उससे पहले आपको सूची देनी है। एनसी और कांग्रेस का अलायंस हो गया हुआ है, तो आप हमें कुछ आइडिया दे सकते हैं कि इन कठुआ की जो 6 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस को कितनी मिल सकती हैं, एनसी को कितनी मिलेंगी, और कौन कौन से कैंडिडेट मतलब अपने दावेदारी पे हैं यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, राहुल गांधी जी को, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक जी को, उमर जी को, कि जिन्होंने इंडिया अलायंस की जो एक पैरामीटर बना हुआ है, उसी को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छा गठबंधन किया। और रियासत जम्मू कश्मीर में जो 10 साल से यहाँ पे नादरशाही कर दी, और विशेषकर 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जैसे कि हमारे राज्य का दर्जा छीना गया, हमारी नौकरियाँ, हमारी ज़मीनें, जितने भी स्पेशल स्टेटस, स्पेशल प्रोविजंस महाराजा हरि सिंह साहब ने जिस समय विलय हुआ, विलय के समय में जो हमें रियायतें सहूलतें दी गई थी, सबको वापस ले लिया गया है। और हम लोगों को एक किस्म से दूसरे दर्जे का नागरिक यहाँ पे बना के रख दिया गया। हमारा स्टेट रूट छीना गया, सबसे पुरानी रियासत थी हिंदुस्तान की। और ये सब बातों का एक लंबा इंतजार करना पड़ा हम सबको। अब लोगों को एक आस इस कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन से आ रही है, और हम यकीन दिलाते हैं कि हम सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे
और इनको यहाँ से उखाड़ के। तो प्रोपोर्शन क्या रहेगा? कांग्रेस को कितनी सीटें और एनसी को कितनी सीटें हमारे देखो, ये डिस्ट्रिक्ट में? चीज़ें जिला स्तर पे डिसाइड नहीं होती है। हम लोगों ने अपना मेरिट उन लोगों को बता रखा है। और हमें जम्मू संभाग में जैसे कि कांग्रेस का ज़्यादा आपको पता ही है वर्चस्व है, तो हमें लगता है कि अच्छा शेयर हमें मिलेगा और हमारी लीडरशिप इस पर काम कर रही है। दोनों पार्टियों के नेता आए दिन इस पर बैठते हैं, तकरीबन बातें फाइनल हो चुकी है। जैसे फेज आते जाएंगे आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। कुछ चीज़ें हम लोगों ने अब संभाल के रखी हुई हैं, वो धीरे धीरे आपको पता चलेगी। पंकज जी, अभी आपने बताया अलायंस भी हो चुका है एनसी के साथ, फिर कांग्रेस ने अपना एक मैनिफेस्टो भी ऑलमोस्ट शो करना शुरू कर दिया है। ऑफिशियली वो डिक्लेयर हो जाएगा कुछ ही दिनों में मेरे को लगता है, जिसमें उन्होंने प्राथमिकता दी हुई है जल, जंगल और जमीन। यानी कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हो गई, जॉब क्रिएशन हो गई, और लैंड ओनरशिप जो राइट्स हैं उस प्रोसेस को स्मूदन करना। इसके अलावा भी आपको लगता है कि क्या कुछ और ज़रूरतें हैं यहाँ पर लोगों की? देखो, जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं तो इस बात में अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिला स्तर पर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी स्तर पर टीमें गठित की थी और हमारे कठुआ में या आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में वो टीमें आई थी। और जो भी लोकल हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो सब उन लोगों ने सुनी है। और विशेषकर जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम सब लोगों की प्राथमिकता ये है कि सेहत हमें वापस मिलना चाहिए। उसमें आपको यकीन नहीं मिलेगा कि हम लोगों की पहली डिमांड है कि हमें कम से कम एक रिस्पेक्ट जो पूरे प्रदेश की जो है उसको रिस्टोर करने की है। और सेकेंडली उसमें जो इस तरह से बेरोजगारी है, जी। क्योंकि हम लोगों की नौकरी सिर्फ हमारे लिए होनी चाहिए थी जैसे कि हमारे यहाँ प्रोविजन था, तो उस बेरोजगारी पे बात की जाएगी कि तो नौकरियों को फिक्स किया जाएगा अपने लोगों के लिए। ऐसे ही ज़मीनों की बात आप जब करते हैं कि आपने देखा होगा कि पिछले 5-7 साल से सरकारी ज़मीनों के नाम पे जो लोग 40-50 साल से गरीब आवाम जो वहाँ पे खेती कर रहा था, बुआई कर रहा था, या यहाँ पे अपना छोटे मोटे घर उन्होंने बना रखे थे, किस तरह से इन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और एलजी प्रशासन ने किस तरह वहाँ पर सरकारी ज़मीन है रखी है, लोगों को ज़मीन से बेदखली कर दिया, लोगों की गिरदावरियाँ कैंसिल कर दी, लोगों के जो छोटे मोटे वहाँ पे घर मकान बने थे उनको नुकसान किया। और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे यहाँ की और औने पौने दामों पे ज़मीनें दी जा रही है, CLU के नाम पे जो लूट हो रही है, ये सब चीज़ें हमने मैनिफेस्टो में डालने की बात कही है। और हमने रिक्वेस्ट भी की थी, एक सबसे अहम डिमांड थी कि डोगरा सर्टिफिकेट जो यहाँ पे हम लोगों की ज़रूरत है, तो डोगरा सर्टिफिकेट हमें फौज में भर्ती का या बाकी जगह हमें मिलता है, हमारा राइट है, वो भी हमारा शुरू होना चाहिए। और हम लोग भी पहाड़ी स्पीकिंग है, हमारा बिलावर बसोली बनी का इलाका, तो एसटी स्टेटस या पहाड़ी जो भी चीज़ें हैं, अब हमने अपनी पार्टी को कहा है। अब पार्टी के लोग आते हैं, 90 विधानसभा की सीटें हैं, तो सबको मिक्सअप करके एक अच्छा सा एक आपको मिलेगा। और कांग्रेस का जो भी मैनिफेस्टो होगा वो एक शुद्ध जो मैनिफेस्टो लोगों के आवाम के हित के लिए होगा, गरीब लोगों के उत्थान के लिए होगा, और बेरोजगारी और महंगाई पे अंकुश लगाने के लिए होगा। और जो तमाम कानून इस राज्य प्रशासन ने नए बनाए हुए हैं, कम से कम उनको स्क्रैप करने चाहिए। लोकसभा चुनावों से पहले ही डिलिमिटेशन की गई थी। आपको लगता है कि कठुआ की जो 5 से फिर 6 विधानसभा सीटें यहाँ पे कर दी हैं, कांग्रेस पार्टी का कोई प्रॉस्पेक्ट्स पे कोई असर पड़ेगा इस डिलिमिटेशन का? देखो, जो डिलिमिटेशन की टेलरिंग डिज़ाइन जो भी 10 साल से वो लोग कर रहे हैं, उसमें कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कोई इस्तेमाल करते नहीं है। ऊपर से कहाँ से वो खुद ही संघ परिवार के साथ बैठ के या अपने कोई ब्लू आइट्स को बिठा के जो भी वो प्रचार प्रसार करने की कोशिश करते हैं कि इस तरह हम स्टेट को ग्रैब कर लें, इसके साधनों संसाधनों को लूटने का उनका लक्ष्य है। वो चाहते थे कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे हम एजेंडा लागू करें। अब एलजी सरकार यहाँ पे चल रही है, आपको जैसे पता ही है कि विधानसभा को भी उन्होंने डिल्यूट करने की कोशिश की है कि जो एलजी को पावर क्या दे दो, हम इसी का इंटरफेरेंस यहाँ बढ़ा दो। और जो भी लूट उन्होंने यहाँ पे हमारे साधनों संसाधनों बेची, चाहे माइनिंग माफिया हो, टोल माफिया हो, शराब माफिया हो, या उसके बाद जिनका लैंड माफिया हो, तो हमने तो माफिया कभी फिल्मों में सुना होगा कि माफिया होता है, लेकिन जो बाकी माफिया हम यहाँ पे 2019 के बाद यहाँ पे देख रहे हैं, ये बदकिस्मती है हम लोगों की, हमारे कल्चर पे, हमारे हेरिटेज पे
हमला हो रहा है, हमारे यहाँ पे रंग बिरंगे लोग आ रहे हैं, रंग बिरंगे कानून आ रहे हैं। हम सब लोगों ने बड़ी सिक्योर और एक महफूज आबो हवा और जिंदगी देखी हुई है। और जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है, रेड जोन की इंडस्ट्री जिसको पूरे हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है, तो वो रेड जोन की इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे आ रही है, बारसली में आ रही है, जो ऊपर आप देखेंगे नीचे बड़े इलाके में जो ऊपर इंडस्ट्री आ रही है, तो उस इंडस्ट्री का कोई लाभ हमें तो होने वाला नहीं। कौन लगा रहा है, कैसे लग रहा है, ना तो कोई ट्रांसपेरेंसी है। 2-2 हज़ार कनाल गिरे, 3-3 हज़ार महीने की सीएलयू हो रही है, तो खुलेआम एक लूट हुई है। जैसे हमारी सरकार आएगी, आप इस बात को यकीनी समझिए, हर कोई कानून जो इन्होंने अपनी मन मर्जी से यहाँ पे लगाया गया है, उसको स्क्रैप किया जाएगा। और जिस अंदेशे के साथ जो सवाल आपने पूछा था कि डिलिमिटेशन, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी अपने ढंग से डिजाइन की हुई है, खुद ही उनको टेलरिंग की हुई है कि हम किसी तरह से कोई बैलेंस करके कमिटियों का करके वहाँ से सीटें निकाल सके। विनिंग फार्मूला। विनिंग फार्मूला अपने घर में अगर कोई मेरीलाल के हसीन सपने देखता है तो उसको देखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से जनता को प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, युवाओं का शोषण किया गया है, महिलाओं को कामकाज नहीं दिया गया, महिलाओं की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उन सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ यहाँ से मिलने वाला है। वैसे भी पिछली बार 26 MLA देखकर उसके बाद जिस तरह से उनका जो एजेंडा था, किस एजेंडे पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और बीजेपी के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई थी, लोगों की आंखें खुल चुकी है। हम आवाम से भी अपील करेंगे कि इनके लुभावनी बातों पे कितने कितने भाषणों को यकीन न करें, और पिछला जो 8-10 साल का इनका होमवर्क है उनको देखते हुए इनको यहाँ से जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे ये, थ्रू थिक एंड थिन यू ऑलवेज रिमेन विद कांग्रेस। आपने रणदीप सुरजेवाला जैसे बड़े बड़े नामों के साथ आपने बड़ा टाइम स्पेंड किया, बड़ा काम किया है, तो कैसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा आपका कांग्रेस में? और कांग्रेस को आपने डिफरेंट स्टेजेस में देखा है। बीच में कांग्रेस का ग्राफ काफी नीचे जा चुका था, फिर आस्ते 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 अब दोबारा एक अपवर्ड ट्रेंड आया है। कैसा आपका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा कांग्रेस के साथ? क्योंकि हम लोग स्टूडेंट गुजर रहे हैं और हमने छात्र राजनीति की हुई है, और उसके बाद जैसे हम लोग युवा कांग्रेस में रहे तो सबसे पहले मेरा संपर्क जिस इंसान का या जिस लीडर का सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में इम्पैक्ट पड़ा वो स्वर्गीय राजेश पायलट जी थे या स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। राजेश पायलट जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। वो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर थे, इस प्रदेश के इंचार्ज थे, और 1996 में जो पहला चुनाव हुआ, इस प्रदेश में एक मिलिटेंसी के लंबे दौर के बाद जो वो सफलता के साथ उन्होंने चुनाव करवाया, और उनके लिए जो जदोजहद किया उनके लिए राजेश पायलट जी को सल्यूट किया, बाद उनकी श्रद्धांजलि भी है। और बड़े सरल व्यक्तित्व थे, किसान नेता थे, गरीब परिवार से जुड़े हुए थे। इस तरह से हिंदुस्तान में उन्होंने अपना नाम बताया और बनाया, और मधुरभाषी थे, सीधी बात करते थे। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हम लोगों ने उनको अपना एक रोल मॉडल बनाया। जैसे थोड़े से आगे बढ़े तो राजीव गांधी जी को हमने प्रधानमंत्री के रूप में देखा कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आया, उसके बाद आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्हें पंचायती राज को बढ़ावा दिया। ये जो आप आज देखते हैं, आपने फ्री स्टेजेस जो है, ये 73 अमेंडमेंट यहाँ पे हुई है कि आपने पंचायत स्तर है, ब्लॉक स्तर पर है, जिला स्तर पर पंचायत समितियाँ हैं। ये सब राजीव गांधी जी की देन है। वो चाहते थे कि युवा इस देश का भविष्य है, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले वोटिंग की 18 साल की थी। 18 साल का आदमी परिपक्व है, वो वोट दे सकता है, उसकी भी एस्पिरेशन एक्सपेक्टेशन है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो नई हैं, हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ाने में, कंप्यूटरीकरण करने में राजीव जी का बड़ा रोल है। तो उन दोनों का बड़ा रोल रहा, तो हम लोग आगे बढ़ते गए। और फिर आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे मौका मिला नेशनल लीडरशिप के साथ करने में, काम करने में। रणदीप सुरजेवाला जी जो हमारे समय राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के, तो मैं उनकी टीम में दिल्ली में था, और आई वॉज देयर फॉर 4-5 ईयर्स। तो मुझे विभिन्न प्रदेशों में भी एज इंचार्ज काम करने का मिला, जिसमें राजस्थान और दिल्ली में मैंने काम किया। और आप सीखते हैं, जब आप लर्निंग जो होती है वो ट्रैवलिंग से होती है। जब आप एक जगह फिक्स रहते हैं तो आपका ना तो आपका विजन बनता है और ना ही आपका कोई रीजन बनता है। तो हम सब नौजवानों से कहूँगा कि थोड़ी सी ट्रैवलिंग करनी चाहिए आपको। आजकल तो ये मोबाइल और
टैब की वजह से आप किताब नहीं खोलते हैं, लेकिन मैं आज भी कहूँगा कि जो किताब आप पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं या कोई और कोई भी आप न्यूज़पेपर या मैगजीन को हाथ में लेते हैं, जो उसकी जो छाप है वो आपके ब्रेन में रहती है। और हम जो स्क्रॉल करते हैं, रील देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं, बड़ा एक शॉर्ट सा उसका एक वो रहता है। हालांकि टेक्नोलॉजी का युग है, हमें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना पड़ेगा। 5G का ज़माना है, तो 6G 7G पता नहीं कितनी चीज़ देखने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, और इसके लिए राजीव जी का भी बड़ा धन्यवाद है। और वो युवा थे, उनका एक सपना था कि मैं युवाओं को आगे बढ़ाऊँ, तो उन्होंने पूरा वो काम किया। उसके बाद नरसिंह राव जी का दौर आया और एक कंट्री में बड़ा संकट था। उस समय ये था कि हिंदुस्तान में सोना भी अपने गिरवी रखा हुआ था, तो MNC को लाके हिंदुस्तान में उस समय एक द्वार खोले थे। मनमोहन सिंह जी को अपना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, और नरसिंह राव जी के प्रधानमंत्री काल में मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ एक नया बूम हिंदुस्तान में आया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी स्वदेशी के नाम पे बहुत बड़े आंदोलन शुरू यहाँ पे किए, लेकिन नरसिंह राव जी का जो विजन था वो एक बड़ा एक अच्छा, मैं कहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को पूरी मनमर्जी करने का मौका मिला। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद तो देश की कायाकल्प हो गई, देश बहुत आगे बढ़ा, हम लोगों ने बहुत तरक्की की, बहुत आगे बढ़े। और विशेषकर इस राज्य को भी बड़ी सुविधा दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर पैकेज यहाँ से चले, जम्मू कश्मीर का सुधार हुआ, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ा, जम्मू कश्मीर के लिए उनका एक सपना था। और आज वही आप देखिए कि उसके बाद एक धार्मिक अनुवाद या एक खोखले बातों के साथ, एक डे ड्रीमिंग के साथ नरेंद्र मोदी जी आए 2014 में। 15 लाख कोई विजन नहीं, मतलब नौजवान पकौड़े तले, या एक तरह से धार्मिक अनुवाद के साथ वो एक बार सत्ता में आ गए, और उन्होंने इस देश के संविधान को ही खत्म करने का एक शपथ ही ले ली है कि मैं संविधान को खत्म करूंगा। और जिस तरह से देश में सांप्रदायिकता फैली है और सौहार्द को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, हम सब लोगों को उन्होंने कोशिश किया कि किसी भी तरह से हर आदमी का गला ही पकड़ा जाए। गरीब को और गरीब कर दिया गया है, और सिर्फ 2 4 5 लोग इस मुल्क को चला रहे हैं, चाहे वो अंबानी हो, राही हो। लेकिन वी आर ग्रेटफुल टू अवर लीडर राहुल गांधी जी, कि एक ऐसे नौजवान हैं जो कि जिनका एक विजन है और जो देश को आगे लाने की कुव्वत रखते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से पूरे देश को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। आज तमाम विपक्षी दलों के साथ वो बैठ रहे हैं, और हिंदुस्तान का वो खोया हुआ सबूत, जिस संविधान को वो 400 पार के साथ खत्म करना चाहते थे, आज उसी संविधान को राहुल गांधी जी ने घर घर पहुँचाया। और वी आर प्राउड, वी आर इन द वर्ल्ड वाइड सच एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो हिंदुस्तान में अमीर गरीब छोटा बड़ा सबको समानता के साथ रखता है। तो हम सब लोग राहुल जी के साथ इस समय काम कर रहे हैं। और हमारी जो स्टेट की टीम है या सेंट्रल की जो लीडरशिप है, हमारे राष्ट्रीय प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, तो सब लोगों को यही है कि जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस चलवाना है। जम्मू कश्मीर की जो तमाम रियायतें, जो तमाम सुविधाएं जो छीनी गई थी, वो सब वापस लेनी है, और लोगों को फिर से एक अच्छे माहौल में, अच्छे जिसमें रोजगार की सुविधाएं हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा हो। हमारी यहाँ पे जल को लेकर मैं कहूँगा, जैसे आपने कहा था, हमारे यहाँ पे इतना अपनी नदियाँ हैं, वहाँ पे हाइडल्स हों या रोजगार के लिए हम और कुछ चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के साथ हम चुनावों में जाएंगे, और जोरदार तरीके से जो भी कमी है, जिस तरह से हमें लूटा है, ये तमाम माफिया, चाहे वो टोल माफिया हो, माइनिंग माफिया हो, लैंड माफिया हो, या बाकी इन्होंने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से ये लूट कर रहे हैं हमारे यहाँ, ये इन्वायरमेंट को जो एक किस्म से हैजर्ड्स को खुद कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम संघर्षरत भी रहेंगे, और इन सब चीज़ों को हटाएंगे भी, और चुनावों में हम लोग कामयाब होंगे। आपके इस ब्रॉडकास्ट की तरफ से मैं आवाम को भी अपील करना चाहता हूँ, अच्छे नुमाइंदों को, अच्छी जमातों को, अच्छी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो इस रियासत को फिर से बढ़ता फूलता दे सकते हैं, उन्हीं लोगों को आगे लाएं और इन लोगों से निजात हासिल करें।
पंकज जी, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए, हमसे और हमारी ऑडियंस से जुड़े आप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संदीप जी।